करके शेष बचा हुआ मशरूम का भी खरगोन पुलिस के द्वारा बरामद किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। आपको बता दें कि अब नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर राजनीति गर्मा गई है। इसी सदन के बीच अब जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है और पैसे का जोर है और पैसा चल रहा है। कांग्रेस के वर्तमान महापौर प्रत्याशियों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। चिरमिरी से महापौर प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनय जायसवाल, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और जब विधानसभा चुनाव के समय इनकी टिकट कटी और इसके बाद इन्होंने खुद खुलासा किया कि इनके पार्टी के जो प्रभारी थे उन्होंने इनसे 7 लाख रुपए लिए और पार्टी का जो टिकटों की खरीदी बिक्री का उन्होंने खुलासा भी किया और आरोप भी लगाया। इसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे देकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। इसी कारण पार्टी ने इनका टिकट भी काटा था और अब इन्हें बड़ी रकम लेकर महापौर की टिकट दे दी गई है। ऐसे में क्षेत्र की जनता असंतुष्ट है, कांग्रेस के पदाधिकारी असंतुष्ट हैं। एक बड़ी नाराजगी कांग्रेस में देखने को आ रही है। इनके बड़े नेता इनके सपोर्ट में नहीं है और कई प्रमुख नेता इनके चुनाव में बागी के रूप में भी फार्म भर दिए हैं और पूरी तरह से इनके कांग्रेस के कई नेताओं ने इनके चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है और साथ ही साथ कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दिया है। और आज हालत ये है कि कांग्रेस यहां पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी है और कांग्रेस की हालत यहां दयनीय है। और ऐसे में मैं ये पूरे प्रदेश के लिए भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में जो जीत का अंतर होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतरों से जीतेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से आ रही है। आपको बता दें, श्रावस्ती में एक व्यक्ति की हत्या धारदार हथियार के साथ कर गई। जो परिवारजन है उन्होंने 8 लोगों पर आरोप लगाया। युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके साथ ही परिवार वाले 8 लोगों पर आरोप लगा रहे। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना गिरन क्षेत्र के भसरी गांव के इसी बाग में एक युवक की लाश मिली है। मौका मुआयना किया गया तो उसको धारदार हथियार से उसके मुंह पे और सिर पे और अन्य पार्ट पे कई जगह चोटें हैं और धारदार हथियार से वार करने पर उसकी डेथ हुई है प्रथम दृष्टया। इसको नियमानुसार पीएम की कार्रवाई के लिए मौके से भेज दिया गया है। घर वालों ने तहरीर वो लिख के दे रहे हैं थाने पर कि 8 लोगों को उनको शक है कि इन लोगों ने जमीनी विवाद में हमारे बेटे को मार दिया है। तो संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश के सागर के देवरी एरिया से आ रही है। आपको बता दें कि देवरी में जो पार्षद है उसने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षद ने जातिगत भेदभाव करने के सीएमओ पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन काफी सारी योजनाएं दलितों के लिए निकालती है, जिसका लाभ दलितों को नहीं मिल पाता है। सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पानी की परेशानी है और लाइट नहीं है हमारे तो मोहल्ला में। खम्भे नहीं है? खम्भा नहीं है। अच्छा, और पानी में समस्या बनी हुई थी? पानी में दिक्कत जाती, पानी नहीं मिलता हमको टाइम पे। एक नल है, मुझके घर के आदमी है, क्या करें। कौन सा वार्ड है आपका? पटेल वार्ड। क्या समस्या है आपकी? समस्या पर पानी की है। सीएमओ गिला ने लिखित भी दी है हमने और हमारे मेंबर ने भी दी है और कोई सुन नहीं रहा हुआ। न साहब सुन रहा है, सीएमओ साहब नहीं सुन रहा है। और सागर के लिए भी अपील करने की इच्छा में है, हम कब कर सकते हैं।
खम्मा भी नहीं और खम्मा भी लगा यहाँ पर इंतजार पूरी बाट इंतजार डला है मोरों का। फिर पानी की समस्या है तो पानी के लिए क्या समस्या करते 2 हैं बजे आप से लोग? नंगमल लगाते हैं हम लोग, तो 2 बजे जिसका लग गया तो लग गया ना, बाकी के पिक्का खाली चले जाते दिन में 2 बजे की रात में? रात में 2 बजे 2 बजे से 2 लगा बजे से दो। नंबर लगते हैं। तो ये 12 ही महीने समस्या रहती है? 12 महीने समस्या रहती है यहाँ पर। तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे, बाढ़ के काम रुकवाने पे आ गए हैं। अब लैन एरिया में एक पब्लिक पॉइंट लगा हुआ है और वो सब पट्टे वाले हैं, उनका कनेक्शन हो नहीं सकता। तो एक नल के, एक पब्लिक पॉइंट के भरोसे 30 घर के लोग कैसे पानी भरेंगे? तो मैंने दूसरे पब्लिक पॉइंट के लिए बात की थी, तो वो भी तैयार नहीं हुए। आश्वासन भर दे देते हैं, काम नहीं करते हैं। पटेल वार्ड में एक जगह नाली का निर्माण कार्य हो रहा था, नदी पुल से लेकर भगवत जाट के यहाँ तक, तो वो भी काम इन्होंने नाली खुदवा के पुरवा दी। क्या कारण है, किस कारण से नहीं करना उसमें क्या है चाहते? कि जो नाली निर्माण कार्य होना था उसमें अतिक्रमण था, तो 16 लोगों को नोटिस हुए थे, जिसमें से एसडीएम महोदय को 16 में से 14 लोगों ने सहमति पत्र देके कि हम 2 फुट की जगह देने के लिए तैयार है नाली निर्माण के लिए। लेकिन अब वो रिकॉर्ड में जो रास्ता है वो 42 फीट का है करीब, तो उस रास्ते में 2 लोगों को अतिक्रमण वो देने तैयार नहीं है जगह 2 फुट की। तो सीएमओ साहब भेदभाव रवैया अपना के सीधा सीधा कहा जाए तो ये कह रहे हैं उन 2 का यदि 2 फीट की जगह लेंगे तो फिर हम वो 42 फुट का रास्ता बनाएंगे पूरा। मतलब जो जगह देने के लिए तैयार उसका नुकसान क्यों करना? 2 लोगों के पीछे आप 14 लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हो? यानी इसमें माना जाए कि तमाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कारण बाढ़ के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। मतलब सीधा ये कि बाढ़ के सभी कार्यों को रोकने का ही काम करे। अभी एक टेंडर लगाया गया था, बाढ़ के 2 टेंडर लगे थे, तो उसका 17 जनवरी को टेंडर खुलना था। आज 17 जनवरी से लेके 1 महीना ही हो 15-20 दिन हो गए, 1 महीना होने को है, उसका पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सब मतलब काम को रोकने का काम किया जा रहा है नगर पालिका अधिकारी द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के लिए खंभों के संदर्भ में हमने एमपी की ड्यूटी को जो 12 खंभे हैं उसके अनुपालन में पत्र जारी किया था, तो उन्होंने पत्र जारी करके हमें राशि की मांग की थी, तो हमने राशि का भुगतान कर दिया है। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो एमपीवी के माध्यम से होनी है। एमपीवी के जो स्टाफ उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, उनका ये कहना है कि टेंडर सपोर्ट हो चुकी है, यथासंभव जल्दी वो खंभे यहाँ पे पटेल वार्ड में लगा दिए जाएंगे। दूसरा, पानी की समस्या है। पानी जो है एसएलवी के अनुसार, सर्विस लेवल बेंचमार्किंग के अनुसार लोगों को दिए जा रहे हैं। कुछ एरिया पॉइंट्स पे जहाँ पानी की समस्या आ रही थी, तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा और हमारे द्वारा फिर निरीक्षण किया गया। पार्षद महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, तो वहाँ पे हमने जो सिंगल पोस्टर्स को डबल पोस्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा है नालियों की, यदि निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य हमने 9.5 लाख रुपए का टेंडर हमने फ्लोट किया था। टेंडर की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और कार्यादेश भी हो सकता है हम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दें। जैसे ही कार्यादेश जारी होगा वो कार्य जो है भगवत जाट से संतोष जाट तक के सीसी रोड और नाली निर्माण और पुरुषोत्तम परसवार से हुकुम जाट और कुक्कू दरिया से बद्री जाट और जीत तक के जो आरसीसी नाली निर्माण कार्य, ये भी जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं। सोमवार तक के एक और काम स्टार्ट होने वाला है, जो हरसिद्धि मंदिर का एक पुराना टेंडर हमारा लगा था, उसकी भी राशि कुछ शेष रह गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने बहुत सारी स्कीम्स जो है लगभग 282 हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा चुका है। इसका इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हैया बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में जिलाधिकारी ने जन सुनवाई की, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट में पीड़ित कलेक्टर के पास पहुंचा है। पीड़ित ने आहार लगाई है कि जो उसका आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को बताया कि उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड बनने में तकलीफ हो रही है। पीड़ित ने आगे बताया कि बेटे को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके लिए आयुष्मान कार्ड की सख्त आवश्यकता है। जिसके बाद जिला अधिकारी घनश्याम मीना ने 1 घंटे के अंदर उसका आधार कार्ड अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। हमारे समक्ष जन सुनवाई के दौरान एक बच्चा और उसके माता पिता आए थे। बच्चे का नाम प्रांजल था। ये बच्चा जो कि लगभग जिसकी उम्र 11 वर्ष है, ये ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और इनको आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता थी। उसी क्रम में कई सारी जो इनके आधार कार्ड में भी पता चला कि कुछ अपडेट होना है और उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थी, तो हम लोग ने लगे उसमें और जितने भी अधिकारी को हम लोग ने लगाया और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ ही घंटे के अंदर इनका आधार हमने अपडेट कराया और यथाशीघ्र इनको आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया। अब इस बच्चे का जो इलाज है वो ब्रेन ट्यूमर का एक अच्छे अस्पताल में हो जाएगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द ठीक हो और ये अच्छा जीवन यापन करें।
लगभग आयुष्मान कार्ड इसको बनवाने में कितना समय लगा आपके द्वारा इसमें? लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग ने ये पूरी कार्रवाई की और पूरा प्रशासन इसमें लग गया ताकि बच्चे को हम लोग बचा सकें और यथाशीघ्र उनका उपचार कराया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लेकर दोनों पार्टी आपस में हमला बोल रही हैं। आपको बता दें कि महापौर, जो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने राजधानी में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रायपुर से है। पूरे देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बार बार झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। रोजगार की बात करने वाले एक पीएससी का ही उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। पीएससी में एक भर्ती की, उस भर्ती में क्या किया इन्होंने, कितने लोग जेल जा चुके, कितने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हैया बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक ऑटो तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। पूरा मामला बताया जा रहा है कि ऑटो तेज रफ्तार से जा रहा था, अचानक जानवर सामने आने की वजह से ये पूरी घटना हुई है। इस ऑटो में करीबन आधा दर्जन लोग सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर निकले हैं। इसके साथ ही वे अपने गोरखपुर दौरे की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर के दर्शन के बाद करेंगे।
इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से प्रदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, क्या पूरा अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पूर्वांचल जाते हैं, निश्चित रूप से पूर्वांचल वासियों को बड़ा तोहफा देते हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो इस बार जो गोरखपुर का दौरा उनका बहुत ही खास और अहम रहने वाला है। कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई थी, जिनका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कानून व्यवस्था है उसकी समीक्षा बैठक योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिर वो रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे, जहाँ पे उनका आवास है। फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे वह जनता दरबार लगाएंगे, क्योंकि जनता दरबार जब से वो संसद में है तब से जनता दरबार का जो क्रम है वो चलता चला आ रहा है। जनता दरबार में लगाएंगे, प्रदेश के कोने कोने से फरियादी आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। फिर त्वरित निस्तारण का आदेश भी करते हैं। तमाम ऐसे फरियादी हैं जिनकी समस्याओं का वो जो है स्थानीय स्तर पे ही निराकरण करवाते हैं। उसके बाद फिर वह पूजा पाठ करने के बाद लखनऊ के लिए सीधा प्रस्थान करेंगे। फिलहाल उनका जो कार्यक्रम है वो ये है कि गोरखपुर में कई 100 करोड़ की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समीक्षा बैठक और विकास कार्यों से जुड़ी हुई समीक्षा बैठक पर उनका ज्यादा जोर होगा। जी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ नेपाल राज परिवार के प्रमुख की भी उपस्थिति की बात की जा रही है। देखिए, गोरक्षपीठ ईश्वर है योगी आदित्यनाथ, और जो नेपाल के राजा है, जो नेपाल के राजा थे और उनका जो परिवार था वह गोरक्षपीठ से काफी सदियों पहले से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ के विषय में बताया जाता है कि गोरखनाथ हिमालय की तलहटी से चलकर गोरखपुर आए थे। तो ये परंपरा जो है सदियों से चलती चली आ रही है, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो राज परिवार है, राज परिवार की तरफ से खिचड़ी चढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम जो है वो होता है। और इसी क्रम में ये मुलाकात जो है एक काफी अहम और काफी बेहतर मानी जा रही है। हालांकि ये भले राजशाही मुलाकात है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और नेपाल हिंदू राष्ट्र है, तो कहीं ना कहीं से इसके ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के कई निहित जो है निकाले जा सकते हैं। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के हमें जानकारी देने। इस वक्त की खबरों में केवल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।